Hey friends, welcome. I hope you all are doing good. I am Shibi Aluwalia and today we are here to continue with our second chapter, which is Forms of Business Organizations. अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। हमने पढ़े थे उनके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और मैंने आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी। आपको करना क्या है, आपको बस फीचर्स ढंग से समझने हैं एंड उन्हीं में से आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकल आएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द voluntary association of two or more persons who agree to carry out some legal business jointly and share its profits and losses. It is governed by the Indian Partnership Act. यहाँ पे है हमारे पार्टनरशिप के कुछ की फैक्टर्स। सबसे पहले ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है लोग अपनी मर्जी से एक साथ एसोसिएट होते हैं या एक ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सम लीगल बिजनेस, अ बिजनेस विच इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ, यानी कि लॉ की आंखों में वो बिजनेस एकदम सही है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मिनिमम 2 या मोर देन 2 पीपल आर रिक्वायर्ड। अगर सिर्फ एक होगा तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप, इसलिए 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हमने पढ़ा कि ये लीगल बिजनेस होना चाहिए, in accordance to law, it must be very clear. And then we have the key point of they share profits and losses. अब जब वो अपना बिजनेस साथ में रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके प्रॉफिट्स एंड उसके लॉसेस साथ में शेयर करेंगे। And then this partnership is governed by the Indian Partnership Act, in particularly in India. Now we have features of partnership. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन्स। ये एक की फैक्टर है क्योंकि पार्टनरशिप को फॉर्म करने में मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड वी हैव अग्रीमेंट। अब जो पार्टनरशिप है वो लीगली वेरीफाइड होनी चाहिए और वो लीगली वेरीफाइड कैसे होगी? जब एक अग्रीमेंट होगा। अब ये अग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे सारी चीज़ें अबाउट द पार्टनरशिप मेंशन की जाती हैं, यानी कि नेम ऑफ द पार्टनर्स, वेयर द प्लेस इज़, वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द पार्टनरशिप इज़, व्हाट इज़ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, एक्सेट्रा। अब ये अग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है एंड रिटन भी। इट शुड बी प्रेफर्ड कि वो रिटन हो, क्योंकि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में कई बार आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, बट अगर एक रिटन डॉक्यूमेंट हो या रिटन अग्रीमेंट हो तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लैरिफाई थिंग्स। अगर कोई डाउट हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इजीली सोल्यूशन निकल आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉफुल बिजनेस। अगेन अ पार्टनरशिप मस्ट रन अ लीगल बिजनेस, वो बिजनेस जो लॉ की आंखों में बिल्कुल सही हो। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। Now, this decision making and control powers are shared in between the partners. अब मान लीजिए एक बिजनेस है जहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, तो वो तीनों पार्टनर्स के पास पावर्स होती हैं अपने बिजनेस के अंदर। वो मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, वो कंट्रोल में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इट इज़ अ ग्रुप where powers are equally divided. Then we have sharing profits and losses. अब पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा मेरिट ये है कि यहाँ पे लॉसेस शेयर होते हैं, यानी कि एक पर्सन के ऊपर लॉसेस का या डेथ्स का बर्डन नहीं पड़ता। बट हाँ, उसका एक और साइड ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स भी शेयर होते हैं। जो कमाई होगी बिजनेस की वो पार्टनर्स में इक्वली बांटी जाएगी, या अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट जिस प्रपोर्शन में बांटने को अग्री किया गया है प्रॉफिट्स उसी प्रपोर्शन में बांटे जाएंगे। देन वी हैव म्यूचुअल एजेंसी। अब ये एक एक्सक्लूसिव फैक्टर है पार्टनरशिप का। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल एजेंसी का ये मतलब होता है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। एजेंट एज इन हर पार्टनर दूसरे पार्टनर की हरकतों के लिए लायबल है, इन पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द बिजनेस, नॉट विद द पर्सनल लाइफ। अब मान लीजिए रामू और शामू 2 पार्टनर्स हैं
और रामू जाके कहीं पे गैम्बलिंग करता है एंड बिजनेस का पैसा उड़ा देता है, तो शामू भी उतना ही लायबल होगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि एज पार्टनर उसकी ड्यूटी थी चेक रखना चीज़ों पे। तो म्यूचुअल एजेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ पार्टनरशिप। देन वी हैव द 7th पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी पढ़ाया था। सो लेट्स रिकॉल इट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है अगर बिजनेस को कोई परेशानी हो जाती है, एज इन कोई डेथ्स या कोई लोन्स या कोई पेमेंट है जो अभी तक हो नहीं पाई है या प्रॉब्लम्स आ गई, तब इन दैट केस जो ओनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स या पर्सनल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो डेट्स, लोन्स या कोई भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट को चुकाया जाता है। यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इन केस something goes wrong, then the owners are personally responsible for it and their personal property will be used in order to clarify the situation. Now the last one is lack of continuity. अब आपको ये बात स्टार्टिंग में बताई गई थी कि एक पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होता है, यानी कि उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अब जब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो उसकी कॉन्टीन्यूटी का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने पार्टनर्स के डेथ, लूनेसी एज इन स्टेट ऑफ माइंड का प्रॉपर रहना या इलनेस या एनी अदर प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हो सकती है। अगर एक बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी है तब उसकी कॉन्टीन्यूटी होती है, एज इन इट एग्जिस्ट ऑन एंड ऑन। और इन केस अगर नहीं होती है तो वो उसकी कॉन्टीन्यूटी, उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा खतरे में होती है। अब हम देखेंगे मेरिट्स। नाउ मेरिट्स कैन बी इजीली डिराइव्ड फ्रॉम द फीचर्स, सो लेट्स चेक देम आउट। द फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। अब एक बहुत सिंपल सी गवर्निंग बॉडी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो यहाँ पे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। एंड in case of a partnership, the owners have a choice to get the partnership registered or they can keep it the way it is. रजिस्टर करवाएंगे तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, इन दी अदर केस नहीं बनेगी। सो इट इज़ completely upon the owners. The second one is large beneficial resources. अब इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे ओनर ज़्यादा होते हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, बोरोइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एंड इन शॉर्ट दे आर एबल टू अक्यूमुलेट अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ एसेट्स फॉर द बिजनेस। देन वी हैव बैलेंस डिसीजंस। अब पार्टनरशिप की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2 लोग हों, तो यहाँ पे एक डिसीजन कोई एक इंडिविजुअल पर्सन अपने आप नहीं ले सकता, कलेक्टिवली ही डिसीजंस लिए जाते हैं, तो सबके इनपुट्स होते हैं उसमें, तो यहाँ पे एक बैलेंस डिसीजन लिया जाता है। अब हमारा 4th पॉइंट है शेयरिंग रिस्क्स। जितने पार्टनर्स उतना रिस्क शेयर। अब बात यह है कि अगर बिजनेस को रिस्क होता है या बिजनेस के लॉसेस इनकर होते हैं तो सिंपली सारे पार्टनर्स उसी रेशियो में, जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं उसी रेशियो में वो लॉसेस भी शेयर करते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बर्डन कम हो जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी या सीक्रेसी। एक पार्टनरशिप में सिक्योरिटी या सीक्रेसी बहुत इजीली अचीवेबल है क्योंकि एक पार्टनरशिप को अपने बैंक अकाउंट्स या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक को शो नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे पब्लिक को उनकी डीलिंग्स के बारे में नॉलेज नहीं हो पाती एंड एक सीक्रेसी या एक सिक्योरिटी लेवल भी मेंटेन रहता है। अब हमारे पास है डीमेरिट्स जो अगेन फीचर्स में से ही निकलेंगे। सबसे पहले है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जब बिजनेस को कोई रिस्क हुआ या डेथ्स हुए एंड बिजनेस के पास अपने रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है तो पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो डेथ्स या लोन्स चुकाए जाएंगे। अब यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, हर पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे ही रखनी पड़ती है कि इन केस ज़रूरत पड़ी तो वो यूज़ कर पाए। देन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अब भले 2-3 पार्टनर्स हैं पर अगेन
इंडिविजुअल्स की बोरोइंग कैपेसिटी या उनकी पर्सनल सेविंग्स एक सर्टेन लेवल तक ही हो पाती है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ ही जाती है। अनडाउटेडली यहाँ पे रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होते हैं, बट इन जनरल वो फिर भी कम होते हैं। देन द थर्ड वन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगेन, सिंस रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ एन ऑप्शनल थिंग, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी या एग्जिस्टेंस क्राइसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पार्टनर को कुछ हो जाए, लाइक गॉड फॉरबिड इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट, डेथ और इंसैनिटी हो जाए या दिमागी संतुलन हिल जाए, तो वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। द फोर्थ वन इज लैक ऑफ हार्मनी। अब जितने बर्तन उतना शोर, ये तो आपने सुना ही होगा। द मोर द पीपल मोर द थॉट्स, एंड उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स, उतनी ही परेशानियाँ। जब बहुत लोग होते हैं तब उनके थॉट्स डिफर करना एक बहुत आम बात होती है, तो यहाँ पे डिसहार्मनी आ जाती है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। देन द फिफ्थ वन इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अब जब पार्टनरशिप को सीक्रेसी या सिक्योरिटी का फीचर मिलता है, तो ऑन दी अदर हैंड ये पब्लिक फेथ लैक करते हैं। अब क्योंकि पब्लिक को नहीं पता इनकी डीलिंग्स कैसे हो रही हैं, इनके अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं, क्या ये पैसे इधर उधर तो नहीं कर रहे, इन शॉर्ट लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे, एक्सेट्रा। सो द पब्लिक डज नॉट हैव फेथ इन पार्टनरशिप्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, अब हम देखते हैं वो है क्या क्या। सबसे पहले उनकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब कितने ड्यूरेशन के लिए एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होती है। सबसे पहले है पार्टनरशिप एट विल। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल ऑफ द पार्टनर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टनरशिप इन पर्टिकुलर अपने पार्टनर्स की विल या उनकी मर्ज़ी पे ही इस्टेब्लिश्ड होती है, और वो तब तक ही एग्जिस्ट करती है जब तक कि पार्टनर्स उसे विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं। जब पार्टनर्स की मर्ज़ी हुई या कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, या अब दे डिसाइड कि अब हमें अपना बिजनेस साथ में नहीं करना है, तो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती, बट पार्टनरशिप ईजिली डिसॉल्व हो जाती है। देन द सेकेंड वन इज़ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Now, this type of partnership is formed for a specified job period to accomplish a particular project. अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि एक पार्टनरशिप जो इस्टेब्लिश्ड की गई है पर किसी काम के लिए, कोई पर्टिकुलर काम के लिए। मान लीजिए एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की गई है टू बिल्ड अ ब्रिज। अब जब वो ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उनका एक्चुअली अग्रीमेंट ही ऐसे सेट होता है कि फॉर दिस सर्टेन पीरियड, फॉर दिस सर्टेन प्रोजेक्ट, एंड देन द पार्टनरशिप गेट्स डिसॉल्व। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब इसमें है हमारे पास टू टाइप्स। सबसे पहले है जनरल पार्टनरशिप। In this, liability of partners is limited and joint. It is limited and joint. Registration here of the firm is optional. अब यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे ये बात हुई कि जो liability है partners की वो limited है और वो joint है, as in they are liable to pay or they are liable only up to the extent of their contribution in the capital. इन सिंपल वर्ड्स, जितना उन्होंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है या उनकी बिजनेस में जितनी ओनरशिप है, उनकी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज़ तक ही लिमिटेड है। उनके पर्सनल एसेट्स या पर्सनल रिसोर्सेज या पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं किया जाएगा। एंड इन दिस केस रजिस्ट्रेशन इज़ अगेन ऑप्शनल। या रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है, ये पार्टनर्स के ऊपर कंप्लीटली निर्भर करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। Now, the liability of at least one of the partners is unlimited here, whereas the other partners may have limited partnership. Registration of firm is compulsory. अब जो limited partnership होती है, इसमें at least एक partner की liability unlimited होती है, बाकियों की भी हो सकती है, but minimum एक की required है। एंड अगेन अगर बाकियों की लिमिटेड है तो भी इट वर्क्स। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन एज इन एक रजिस्ट्रार के पास जाके पार्टनरशिप को लीगली रजिस्टर करना। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब एक पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टनर्स नहीं होते,
बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं वो क्या क्या है। नाउ द फर्स्ट वन इज जनरल या एक्टिव पार्टनर्स। सच अ पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं या जनरल पार्टनर्स होते हैं वो कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द फर्म में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो हर डिसीजन में आगे होते हैं। द नेक्स्ट वी हैव स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। अब स्लीपिंग वर्ड से हमें ये पता है कि समवन हु इज़ नॉट एक्टिव या समवन हु टेक्स रेस्ट। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, though he has invested his money, his share, though he invested money, shares profit and loss and has unlimited liability। अब जो स्लीपिंग पार्टनर है वो एक जनरल पार्टनर की तरह ही होता है, बस एक डिफरेंस है कि वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो बाकी सारी चीज़ों में इक्वल होता है, एज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, his liability being unlimited, etc. अब हमारे पास है secret partner. Who is a secret partner? He participates in business secretly without disclosing his association with the firm to general public. His liability is also limited. अब यहाँ पे key terms क्या हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले है he participates in the business secretly, as in दूसरों को पता नहीं चलता, स्पेशली पब्लिक को कोई आइडिया नहीं है कि वो पर्टिकुलर पर्सन एसोसिएटेड है पार्टनरशिप से। फिर यहाँ पे है कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसके पर्सनल एसेट्स या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाएगा अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन पे कोई खतरा या कोई डेट्स या कोई लोन्स आ जाते हैं। द फोर्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर। नाउ हु इज अ नॉमिनल पार्टनर? सच अ पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल टू द फर्म। His name and goodwill to the firm। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम और गुडविल यूज़ करके बिजनेस को बढ़ाया जाता है। ये जनरली फेमस लोग एज अ फेवर टू स्मॉल बिजनेसेस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक डैड है और उनका अपना पर्सनल बिजनेस बहुत फेमस है पूरी सिटी में एंड उनकी बहुत अच्छी गुडविल और रेप्यूटेशन है, अब उनका बेटा है, अब वो उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो अपना कुछ इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपने दम पे खड़ा होना चाहता है, तो वो डैड एक नॉमिनल पार्टनर की तरह बिजनेस में होंगे, वो अपनी रेप्यूटेशन और गुडविल को देंगे एंड देन उनके सन का बिजनेस काफ़ी अच्छे से प्रॉस्पेरस कर सकता है, बिकॉज पीपल डू बिलीव इन द गुडविल एंड रेप्यूटेशन। आगे पढ़ते हैं। ही नीदर इन्वेस्ट मनी नॉर टेक्स प्रॉफिट बट हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब वो सिर्फ अपना नाम और गुडविल प्रोवाइड करते हैं, तो वो ना ही इन्वेस्ट करते हैं ना ही प्रॉफिट का शेयर लेते हैं, क्योंकि वो एसोसिएटेड हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस से अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, तो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया वो पर्टिकुलर बिजनेस एंड समथिंग गोज रॉन्ग, सो दिस नॉमिनल पार्टनर विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर दैट। अब हमारे पास है पार्टनर्स बाय एस्टिपल। अब ये क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। He is the one who by his words or conduct gives an impression to the outside world that he is the partner of the firm. He is one of the partners of the firm. ये एक इम्प्रेशन देने वाला पर्सन होता है जो जनरल पब्लिक को या बाकी वर्ल्ड को ये इम्प्रेशन देता है कि वो पार्टनर है फर्म का, पर एक्चुअली वो होता है या नहीं वो हम आगे पढ़ते हैं। Whereas actually he is not. अब आप ये मत सोचिएगा कि ये कॉन मैन है, ये कॉन मैन नहीं है। इट इज़ बाय लॉ अ टाइप ऑफ पार्टनर, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, बट हाँ ये लोगों को धोखा देने वाली बात हो गई अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। नाउ हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अब ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है। अब क्योंकि वो अपने इम्प्रेशन और अपने कंडक्ट से लोगों को ये शो कर रहा है कि वो एक पार्टनर है, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इन केस बिजनेस के ऊपर कोई रिस्क या लोन आते हैं तो इवन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट हिज पर्सनल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अब हमारे पास नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। He is the one who is falsely declared partner of the firm, whereas actually he is not.
अब ये फिर से एक और टाइप का पार्टनर है जहाँ पे ये एक्चुअली पार्टनर नहीं है बट ये फॉल्सली डिक्लेयर्ड पार्टनर है। पार्टनर बाय एस्टिपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के एग्जाम्पल्स हमें बहुत कम ही मिलते हैं बिकॉज पीपल अवॉइड देम, बिकॉज पीपल अवॉइड सच पार्टनर्स इन द फर्म। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं एंड इवन काफ़ी रिस्की। अब क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप में, तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ऐसे पार्टनर्स हो फर्म में तो फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है बिकॉज वो एक्चुअली पार्टनर्स नहीं है। इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग, उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन हार्म नहीं होगी, पर जो एक पार्टनरशिप है उसको बहुत डैमेज हो सकता है। द नेक्स्ट वी हैव माइनर एज अ पार्टनर। आप चौंक गए होंगे कि एक माइनर, a person who has not yet attained the age of 18, how can he be a partner? So let's read it. He cannot become a partner of the firm. यहाँ पे कहने का मतलब है एक फुल फ्लेजेड मेंबर या एक फुल फ्लेजेड पार्टनर, एक एक्टिव पार्टनर एक माइनर नहीं बन सकता। However, he can be admitted to the benefits of the existing partnership with the consent of all the partners. अब ये बात तो ठीक है कि वो एक फुल फ्लेजेड पार्टनर की तरह पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे एक माइनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब हो सकता है एक माइनर के एक बिजनेस में होने से अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ प्रॉफिट्स मिलने हो या कुछ गेन्स मिलने हो या कुछ सब्सिडीज मिलनी हो गवर्नमेंट से। अब इन केसेस में एक पार्टनरशिप चाहेगी कि वो एक माइनर को अपॉइंट कर ले, पर उसको अपॉइंट करने के लिए कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इज़ कंपलसरी। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तब तक एक माइनर एक पार्टनर की तरह नहीं आ पाएगा। एंड अगेन इन केस वो आएगा तो वो एक फुल फ्लेजेड एक्टिव मेंबर नहीं होगा। अब हमने ये पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर अ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड, यानी कि वो अग्रीमेंट। जो अग्रीमेंट पार्टनर्स को बाइंड करता है उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नाउ अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट जो हर टाइप की डिटेल्स कंटेन करता है एक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जिनके एग्जाम्पल्स हैं नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन या एड्रेस ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कितना शेयर है उनका कैपिटल में, कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना विड्रॉ किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं पार्टनर्स की। इन शॉर्ट अ डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एवरी टाइनी बिट ऑफ डिटेल, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है, वो एक पार्टनरशिप डीड होता है। जब सारी डिटेल्स रिटन डॉक्यूमेंट में होती हैं तब कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, तब चीज़ें मच मोर क्लैरिटी में होती हैं। तभी कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप इज़ अ बेटर पार्टनरशिप। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमने कंप्लीट किया अपना पार्टनरशिप का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कोऑपरेटिव्स एंड कंपनी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप रिवाइजिंग।